नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और लास्ट वाली वीडियो में हम इतना समझ चुके थे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है भाई, बैलेंस करना क्यों था? क्योंकि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसके अकॉर्डिंग हमें वो बैलेंस करना जरूरी होता है। अच्छा, आज की वीडियो में क्या समझेंगे? आज की वीडियो में समझेंगे हम किस तरह से केमिकल जो इक्वेशन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाए, जिससे कि कोई भी अगर देखे तो उसे पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए कि क्या स्टेट रही होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, या क्या कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। वो सारी चीज समझेंगे आज की वीडियो में, तो समझ लेते हैं। अच्छा, अब बात आ रही होगी, सर क्यों ऐसा जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या जरूरी है कि ये हमें इंफॉर्मेटिव बनानी है केमिकल इक्वेशन? तो उसे समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं। ये दो सिचुएशन है, ठीक है भाई, ये दो सिचुएशन है और इन सिचुएशन के लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा यहां वाटर है और यहां मैंने हीट दी और हमारे पास जो आएगा प्रोडक्ट के रूप में वो भी वाटर आया। अब मुझे क्या बता सकते हो, अगर मैं इसे लिखता हूं कि ये सिचुएशन नंबर 1 है और ये सिचुएशन नंबर 2 है, कि कौन सी सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन बनाई गई है? तो अभी आपका आंसर होगा कि सर वाटर को हीट करेंगे वाटर बनेगा। तो एक बार समझ लेते हैं H2O में। देखो भाई, ये क्या है? लिक्विड है, तो लिक्विड को है क्या पर, लेकिन पानी तो है H2O। और जब इसे हीट देंगे, मतलब इवोपरेशन के कारण जो सनलाइट पड़ रही है उसे इवोपरेट हो रहा है पानी, और किस में चेंज हो रहा है? गैसेस में। लेकिन अगर मैं इसे लिखूंगा, इसे भी तो मैं H2O ही लिखूंगा, ठीक है। तो सर इसका मतलब तो ये वाली इक्वेशन हो गई। पहले तो वाटर था, हीट दी और वाटर हो गया। एक मिनट रुको तो सही, अगर यहां देखें ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस क्यूब है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसे भी तो H2O लिखेंगे, ठीक है सर। और जब इसमें हीट दी तो हीट देने के बाद ये क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इसको क्या लिखेंगे भाई? इसको भी H2O लिखेंगे। तो सर अब तो ये भी फॉलो होना चाहिए, H2O से H2O बन गया हीट देने के बाद। तो यहां पर आ जाएगी कंफ्यूजन कि सर ये दोनों के लिए भी हो सकता है और दोनों के लिए नहीं भी हो सकता है। इससे तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है। आप क्लियर बताओ ना। तो क्लियर बताने के लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा इनकी स्टेट्स। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा भाई H2O, और अगर मैं इसकी स्टेट लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? सॉलिड, और उसके बाद हीट देते हैं और रिएक्ट, अब जो आएगा हमारे पास प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन के बाद, उस प्रोडक्ट में लिख देता हूं मैं क्या? लिक्विड। तो अब क्लियर समझ पाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन इसको इंडिकेट करती है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले H2O था सॉलिड फॉर्म में, और जैसे हीट दिया तो लिक्विड बन गया। क्या सर इसके लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा भाई? H2O, और यहां पर पहले क्या था? लिक्विड था, तो मैं लिख दूंगा लिक्विड, और उसके बाद हीट देंगे, और हीट देने के बाद अगर मैं बोलता हूं क्या कि भाई यहां पर हीट क्या इवोपरेट हो रहा है ना, जो नेचुरल हीट्स है उसी के कारण हो रहा है। अब यहां पर निकलेगा H2O प्रोडक्ट के रूप में, और ये क्योंकि बन चुका है क्या? गैस, तो मैं इसे लिख दूंगा गैस। तो अब समझ में आया कि भाई ये तो इनसे क्या फायदा हुआ? इनसे इतना फायदा हुआ कि हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये किसके लिए है और किसके लिए। क्यों? क्योंकि हमने स्टेट को यहां दिखाने की कोशिश की है। यहां पर हमारे पास स्टेट नहीं थी, और स्टेट नहीं थी तो इसलिए यहां पर क्या था? कंफ्यूजन थी। इसलिए क्या था? कंफ्यूजन थी भाई। और यहां पर स्टेट हो चुकी है, तो हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी इक्वेशन बनी है। आगे से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ही चीज उठता है कि व्हाई डू वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? हमें जरूरत क्या आन पड़ी है इस केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने की? सर अभी तो हमने मुश्किल से सीखा था कि किस तरह से बैलेंस करना है इक्वेशन को, अब ये इंफॉर्मेटिव भी बनाना होगा। तो उसके पीछे सबसे पहला आंसर तो ये है भाई, तुम्हारे पेपर में आएगा, और जब पेपर में आएगा तो नंबर भी कट सकते हैं अगर तुम्हें नहीं आता होगा। तो इसलिए नंबर अब लेने हैं, इसलिए सीखना है। और इसका जो साइंटिफिक आंसर है वो ये है कि भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई आप बनाते समय क्या करना है? आपको उसकी कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या हो सकती है? जैसे टेम्परेचर कितना है, उस इक्वेशन को जब लिखा था आपने तो रिएक्शन की लिखी होगी, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना टेम्परेचर की जरूरत है, या प्रेशर की कितनी जरूरत है, या उस रिएक्शन को कराने के लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत तो पड़ी थी क्या? तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी होगी, तो वो कैटलिस्ट को भी आपको साफ साफ बताना पड़ेगा। इंडिकेट फिजिकल स्टेट,
तो अभी हमने बताया कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई तो सब्सटेंस यूज हो रहेंगे बनाने के लिए, और जब रिएक्शन होने के बाद भी जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। तो उन जब सब्सटेंस है तो कोई ना कोई तो उनका फिजिकल स्टेट भी होगा, तो फिजिकल स्टेट को भी साफ साफ दिखाना पड़ेगा हमें किसी इक्वेशन को जब हम इंफॉर्मेटिव बनाएंगे तो हमें स्टेट भी लिखने पड़ेंगे। प्रोवाइड एनर्जी इंफॉर्मेशन, तो एनर्जी के बिहाफ पर हम अगर बात करें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो पार्टों में बांट सकते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देने की जरूरत पड़े, जब हीट देने की जरूरत पड़ेगी हम उसे कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और एक ऐसी रिएक्शन जिसे होने के बाद उसमें से हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, या हम बोल सकते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, समझेंगे, सबको समझेंगे। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, अरे भाई जब आप किसी इक्वेशन को लिख रहे हो और उसके सारी स्टेट्स लिख रहे हो, उसके बाद उसका जो कंडीशंस है वो भी लिख रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो एक्चुअली में जो देखेगा उसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से स्टेट में कौन से सब्सटेंस का यूज किया गया है। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन। अब अगर सारी इंफॉर्मेशन होगी तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कौन कौन से आने वाले हैं, तो प्रिडिक्शन। तो ये है वो साइंटिफिक रीजन जो देने हैं हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। आइए तो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल स्टेट्स की, क्या फिजिकल स्टेट्स या भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्थाएं हमारे पास तीन है फिलहाल, कौन कौन सी है भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। तो इनको भी लिखना पड़ेगा अगर आपको पता है तो। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई हमने लिया मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि जब हम जलाएंगे तो भाई जलने में ऑक्सीजन ही मदद करता है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट क्या है भाई, MgO। तो अब मुझे बताना पड़ेगा भाई, इतनी इक्वेशन लिखने से मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड में, स्टेट में, लिक्विड में क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेटल ही तो है, मेटल है तो स्टेट सॉलिड में होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या सारे मेटल सॉलिड होते हैं क्या। तो इसका मतलब आपको क्लियर करना होगा, चाहे वो जानता है नहीं जानता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। कलर चेंज करके लिखते हैं, तो हमने लिख दिया सॉलिड है, ठीक है जी। फिर यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में, तो सर लिख दिया गैस है जी, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है तो ये भी सॉलिड है, तो हमने लिख दिया सॉलिड है। अब बात आ रही है सर ये Sg छोटा, ये कहां से देखे सर आपने, तो देखो भाई जितनी स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड का पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड नहीं, अल्फाबेट क्या है, एस है, तो छोटा एस, स्मॉल एस लेंगे सॉलिड को इंडिकेट करने के लिए। ऐसे लिक्विड में क्या लेंगे, एल से स्टार्ट हो रहा है तो छोटा वाला स्मॉल एल अल्फाबेट लेंगे तो लिक्विड को इंडिकेट कर देगा। ऐसी गैस के लिए हम जी ले लेंगे छोटा, और ये है एक्वस सॉल्यूशन, इसके लिए शुरुआत किससे हो रही है, ए और क्यू से, तो हम इसको ए और क्यू ले लेंगे, तो ये इनको बता देगा। ए क्यू का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, छोटे जी का मतलब है गैस, छोटे एल का मतलब है लिक्विड, और छोटे एस का मतलब है सॉलिड। बात समझ में आ गई। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है कि भाई सॉलिड के लिए छोटा एस ले लिया, ये ले लिया, और ये अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में हमने बैलेंस करना भी सीखा था, तो बैलेंस करके भी देख लेते हैं। यहाँ Mg सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन 2 करने थे। ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन Mg भी तो 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। अब हो गई हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन यहां पर जलाया, इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है भाई, और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक है जी। ये हम लिख सकते हैं ऐसे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये समझ में आ गई तो एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, ये गैस है तो फिर साथ साथ लिख रहा हूं भाई, गैस है तो गैस लिख लिया, ऑक्सीजन गैस ली, ये भी गैस है तो गैस लिख लिया, और इसके साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास बन गया H2O। क्या बन गया भाई, H2O, और ये किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में।
तो साथ के साथ लिख देंगे, हम सारे स्टेट्स जो है साथ साथ लिखते चलेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बड़ी एक्सप्लोसिव गैस होती है भाई, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, आग अगर दिखाओगे तो ब्लास्ट करवा सकती है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन गैस आग जलाने में हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसका मतलब ये भी आग लगाने में और ये भी आग लगाने में, आग तो दोनों ही बड़ी डेंजर गैस हो सकती हैं, और इन दोनों के जो कंबाइन हुए, इन दोनों के रिएक्शन के कारण हमारे पास बना है पानी। तो यहां जीवन को खत्म करने वाली गैसेस हैं, और यहां इसके बगैर जीवन नहीं है। तो यही खूबसूरती है किसी केमिकल रिएक्शन की, कि जो रिएक्टेंट्स के गुण होते हैं उनसे अलग, उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पर ये बन गया। हम इसे पहले तो करना चाहेंगे बैलेंस। अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई? यहां पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 इधर है, 4 चाहिए हाइड्रोजन, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड हो गई तो अब मुझे, और हमने स्टेट तो लगाई रखे हैं, लिखना चाहो यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, इधर लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इधर यहां पर क्या है? वाटर बन गया है। तो स्टेट भी लिखनी है हमें, ऐसे लिखकर हमें ये क्लियर कर देना है कि इक्वेशन में सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। ठीक है भाई, चलो मिटा देते हैं इसे, आगे देखते हैं। चलो भाई, सॉलिड, इस तरह से हम सॉलिड लिख सकते हैं, लिक्विड लिख सकते हैं, गैस लिख सकते हैं। एक्वस फॉर्म में अगर हम बात करें, एक्वस क्या है सर? तो इसे भी देख लेते हैं एक्वस क्या है। तो एक्वस, ये लो भाई, एक्वस देखते हैं। तो एक्वस का मतलब क्या है? कोई भी चीज, अगर हम बोलते हैं ना सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, कोई सब्सटेंस है जो पानी में लिया और घुल गया, पानी में घुलने के बाद अब उस घुली हुई अवस्था को क्या बोलेंगे? एक्वस बोलेंगे भाई, एक्वस को। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि भाई एक्वस रेफर्स टू अ सॉल्यूशन वेयर ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर। एक ऐसा भाई सब्सटेंस है, मतलब कोई सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में, उसे हम एक्वस बोल देंगे। तो बहुत सारे, जैसे मान लो नमक लो, नमक को पानी में घोल दो तो क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। हमने चीनी ली, चीनी को पानी में डाल दिया तो क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। पानी में घोल रहे हैं ना, तो ऐसे ही बहुत सारे नमक हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, इवन बहुत सारे एसिड है जो हमारे पास अम्ल होते हैं, अगर पानी में घुल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसके लिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं? मान लो मैंने कहा जिंक है, क्या ले दिया? एक ले दिया हमने जिंक। अब जिंक ग्रेनुअल्स होंगे, दाने हैं जिंक के, तो वो होता है सॉलिड, क्योंकि मेटल है, सॉलिड लिख दिया जी। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब है एसिड में पानी मिलाकर उसे डाइल्यूट कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया। अब जब पानी मिला दिया है तो पानी मिलाने के बाद उसमें घुल गया तो क्या होगा? एक्वस लिख देंगे इसे। तो मैंने लिख दिया भाई एक्वस फॉर्म में है। ठीक है भाई, चलो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बना देगा, और जिंक सल्फेट भी क्या होगा? क्योंकि एक्वस से ही बना है तो एक्वस ही रहे भाई। ये जिंक एक्वस सोल्यूशन में डाला था तो जिंक एक्वस से बाहर तो आएगा नहीं, तो उसी में रहेगा, तो ये बन गया एक्वस। और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब इस गैस को मैं ऐसे लिख सकता हूं छोटे जी से, और चाहूं तो इस एक्वस को, यहां पर देखो भाई, एक्वस को तो हमने बता दिया भाई कि ए और क्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका शुरू के इसी से लिख देंगे, दो जो हमारे पास लेटर है वो ए और क्यू है। अच्छा, यहां पर निकल रही है गैस, तो गैस को समझे थोड़ा सा। जब गैस निकलेगी ना भाई, अगर किसी रिएक्टेंट के बाद, रिएक्टेंट ने अपना रिएक्शन किया, उसके बाद प्रोडक्ट में से गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है, उस रिलीज होती हुई गैस को हम छोटे जी की जगह हम उसे अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। चाहे तो हम इसे अपवर्ड एरो से दिखा सकते हैं, हम ऐसा दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई है? अच्छा, बाकी जो है, बाकी जो इक्वेशन है, अगर मान लो हमने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी थी, तो इसके लिए हम जी लिखेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे नहीं, इसके लिए एरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए जी लिखेंगे। लेकिन किसी रिएक्शन में अगर गैस बाहर निकल रही है तो हम उसे अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया एक्वस का, ये रहा एक्वस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घुला हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वस बोलेंगे। उसे भी लिखना जरूरी होगा। अच्छा, इसे अगर बैलेंस करना चाहो तो देख लो भाई, जिंक यहाँ पर क्या है? एक है, इधर भी जिंक एक है, सल्फेट यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर भी एक ही है सल्फेट, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप लिखना चाहो तो नीचे इनके नाम लिख सकते हो, क्या होगा भाई? जिंक,
और इधर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पर क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और यहां पर हाइड्रोजन गैस है भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, गैस लिख देते हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हम लिखकर काम, यहाँ किसी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, जिससे कि आपको आपको करना क्या भाई, आपके एग्जामिनर को बहुत अच्छा लग जाए, और अच्छा लगने के कारण क्या होगा, वो नंबर दे दे, इतना काम है आपका। तो ठीक है भाई, मिटा दूं। चलो, ये यहाँ पर कुछ इमेज दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये क्या हमारे पास था, वाटर था, क्या था, वाटर था, और ये कोई सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस क्या है, जब घुल रहा है, सब्सटेंस जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो इसी पूरे सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। इतनी सी बात समझानी थी। अब आती है बात प्रेसिपिटेट की। तो अभी हमने समझा कि कोई सॉल्ट हो सकता है, कोई शुगर हो सकता है, जो पानी में डालने के बाद क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, उसे तो हम बोल देंगे एक्वस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो हमने अगर मान लो सोल्यूशन लिए और उन सोल्यूशन को मिलाया, मिलाने के बाद जो उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट अगर वो डिसॉल्व ना हो पाए और वो प्रोडक्ट सॉलिड की फॉर्म में निकले और वो धीरे धीरे क्या हो जाए, बैठ जाए नीचे, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। इसे अगर हिंदी में समझें तो हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलेंगे भाई, अवक्षेप, अवक्षेप बोलेंगे भाई, ठीक है। प्रेसिपिटेस, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होगी उसे समझते हैं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब समझ पाए कि भाई दो केमिकल हमने लिए और केमिकल अगर मिलाने के बाद अगर जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, सॉलिड फॉर्म में ऐसा नहीं बिल्कुल सॉलिड, उसी में रहेगा लेकिन घुले ना, हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल जो है सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो एक बार पढ़ लेते हैं किताबी लैंग्वेज। ए प्रेसिपिटेट रेफर्स टू अ सॉलिड दैट फॉर्म्स एंड सेपरेट्स, जो बनता है और अलग हो जाता है किससे, फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन, एक लिक्विड सोल्यूशन से अलग हो जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन से एक सॉलिड फॉर्म में जो एक लिक्विड सोल्यूशन से अलग हो जाता है, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। अब इसके लिए रिएक्शंस के लिए जैसे मान लो कि एक ले लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है जी, लिख लेते हैं एक्वस साथ में। और उसके बाद ये रिएक्ट करेगा किससे, CO2 से। ये CO2 क्या है, गैस है। और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बना एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में बना हमारे पास H2O, जो किस फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सी है, ये व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन के बाद होने वाली रिएक्शन है, जो बहुत स्लो होती है। क्या होती है, बहुत स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन है, करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब ये होता क्या है, देखो समझो, शुरुआत में जब दिवाली आती थी, आजकल तो दिसंबर वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे पेंट चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन बहुत पहले जाओगे तो जो गांव में या बहुत सस्ता, आपने देखा होगा दिवाली के जब दिवाली आती है ना, उससे पहले जो हार्डवेयर होते हैं उनके बाहर दिसंबर के POP के कट्टे होते हैं, या बहुत सारा सामान रखा होता है। वहां पर देखोगे ना, एक ऐसा भी कट्टा होता है जिसमें ना व्हाइट कलर का कुछ पाउडर सा या मिट्टी जैसा कुछ रखा रहता है, वो सस्ता भी होता है। तो जो लोग दिसंबर अफोर्ड नहीं कर पाते, या पहले तो सभी करते थे, तो वो लेके जाते हैं, उसे पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद बड़ी रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। वो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और बहुत सारी गैस भी निकल रही होती है, उसे भी समझेंगे। उसके बाद की रिएक्शन, उसमें जब वो बन जाता है तो आप वो क्या करते हो, व्हाइट वॉश कर देते थे मकान पे, पर लेकिन उसमें टाइम चमक नहीं आती थी। चमक कब आती थी, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन भी, जब धीरे 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 धीरे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो आपके वायुमंडलीय जो वायुमंडल है उसमें से क्या करता है, CO2 ले लेता है, और CO2 के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में बनता है पानी। धीरे धीरे पानी उड़ता रहता है और धीरे धीरे चमक आती रहती है। तो शाइनिंग जो आती है, तो वो इससे आती है शाइनिंग, ठीक है भाई। चमक जो आएगी वो किससे आएगी, इससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, ये वाली। अब दूसरा काम क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम समझें तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है चौक। क्या हो सकता है, चौक, चौक होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। दूसरा हम कह सकते हैं लाइमस्टोन। क्या बोल सकते हैं भाई, लाइमस्टोन, ये क्या है, ये भी चौक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। मार्बल कह सकते हैं, मार्बल, तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इवन हम अंडे के जो छिलका होता है ना, एग सेल,
एग सेल या अंडे का छिलका, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब एक बार चीज समझ रहे हो तो उसके आसपास की चीजें भी समझ लो, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना बॉस। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसे अगर हम, ये इतनी आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, पहले, अच्छा यहां पर क्या था, ये हमने यहां नहीं लिखा, यहाँ ये अच्छा लिख दिया सॉलिड, सॉरी सॉलिड ही लिखा हुआ है, तो ये सॉलिड है। अब ये सॉलिड जो है ना, यही है प्रेसिपिटेट। और ये इसके कलर के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये सॉलिड है और ये कलर कैसा होगा, ये व्हाइट कलर का, क्या होगा, व्हाइट कलर का, इसी के कारण चमक आती है। तो आपसे कई बार उसका प्रेसिपिटेट का कलर भी पूछ लेता है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, व्हाइट कलर का है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी के कारण चमक आती है जब हम व्हाइट वॉश करते हैं उसके बाद। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, कैल्शियम यहां पर है, कैल्शियम यहां पर भी है। और देखो, ऑक्सीजन को 2 बार करूंगा गुना तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 और 2 यहां पर 4 हो गए। यहां पर देखते हैं 3 ऑक्सीजन है और 1 ये रहा 4, ऑक्सीजन भी 4 है। हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां पर है। और अगर मैं देखता हूं कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। इसे और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो देख लेते हैं भाई, इसे लिखते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये है हमारे पास क्या, कैल्शियम कार्बन। ये तो पीपीटी था, तो हम इसे पीपीटी ऐसे लिख सकते हैं। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं भाई, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड तो लिख ही सकते हैं। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो वाटर ही है। तो हम ऐसे करके इस इक्वेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। तो मिटा देते हैं। और देखें प्रेसिपिटेट के एग्जांपल्स तो हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा है बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड, जो क्या है एक्वस फॉर्म में है। और सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो भी क्या है एक्वस के फॉर्म में है। और ये रिएक्शन करने के बाद बनाएंगे क्या, एक तो बनाएगा NaCl, जो क्या होगा, ये भी एक्वस में होगा, सॉल्ट है, एक्वस में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। और एक बनाएगा क्या हमारे पास, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा। ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि ये एक्वस के अंदर सॉलिड है, इसी को हम बोलते हैं पीपीटी, पीपीटी, और इसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेट। कलर की बात करें तो ये भी क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा, क्या होगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, कैसे, बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, इधर सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है। सोडियम देखा, सोडियम 2 है, यहां पर सोडियम 1 है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सोडियम को मैं कर दूंगा यहां पर 2 से गुना। जैसे 2 से करूंगा, सोडियम 2 हो गए, इधर सोडियम 2 थे, इधर क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर क्लोरीन 2 ऑलरेडी है। ये मेरी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। लिखना चाहो या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भाई, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यहां लिख सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यहां पर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है भाई, ये चीज। तो ये भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट की रिएक्शंस है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा कलर का है, बेरियम सल्फेट, तो व्हाइट कलर का है। एक और लास्ट वाली देख लेते हैं इसी की, प्रेसिपिटेट की रिएक्शंस। तो हम कर सकते हैं अभी क्या, लेड नाइट्रेट की, क्या है, लेड नाइट्रेट, साथ में, अच्छा लेड नाइट्रेट क्या है भाई, ये भी लिख देते हैं, ये है एक एक्वस फॉर्म में, और रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड से, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है।
रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, एक तो बन गया हमारे पास लेड आयोडाइड, क्या बन गया, लेड आयोडाइड, ये क्या होगा, सॉलिड है, और एक बन गया हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म में। तो ये सॉलिड है, एक्वस में सॉलिड बन रहा है, एक्वस में सॉलिड बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा पीपीटी, ये क्या बन जाएगा, पीपीटी, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और कलर की पूछे तो ये कलर होता है किसका, येलो कलर का, किसका कलर का, येलो कलर का, ठीक है भाई, येलो कलर का हो गया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होगी वो बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, और जिसमें लेड आयोडाइड जो होगा वो येलो कलर का होगा। तो नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बैलेंस बनाना चाहो, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं बैलेंस, कि भाई यहां पर क्या है, नाइट्रेट 2 है, यहां पर क्या नाइट्रेट 1 है, तो अगर 2 है इधर 1 है तो इधर 2 बना दूं भाई, मैंने 2 से गुना कर दिया, 2 बन गया, नाइट्रेट 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम भी 2 हो गया। इधर देखते हैं पोटेशियम क्या है, 1 है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम भी 2 हो गया, इधर पोटेशियम 2 है, नाइट्रेट यहां पर 2 बन गए, इधर नाइट्रेट वो है 2 है, लेड सिंगल है, यहां भी लेड सिंगल है, आयोडाइड यहां पर 2 बन गया, आयोडाइड यहां पर भी 2 है, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है, यहां से ये बैलेंस हो गई। नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आती है बात क्या, कंडीशंस की, तो कंडीशन को बताना जरूरी है भाई, कंडीशन को कैसे बताएंगे समझ लेते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम बता सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को हम लिखते हैं किसमें, एटीएम में, किसमें भाई, एटीएम में। अब ये एटीएम का मतलब क्या है, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लिखते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि एटीएम लिख देंगे शॉर्ट में, तो वो भी बता देगा भाई, ठीक है। और कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कैटलिस्ट क्या है भाई, तो कैटलिस्ट को ऐसे समझे, स्कूल में आप और आपके दोस्त जो कि साथ साथ रहते थे, बहुत बढ़िया, अब उनमें क्या होगा, कोई ना कोई कहां सुनी हो जाती है भाई, बहुत सारे जब साथ में रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको अपने दोस्त की अच्छी नहीं लग रही, या आपकी चीजें आपको दोस्त को अच्छी नहीं लगती, तो किसी बात पे कहां सुनी हो गई। और उनमें से क्लास में एक ऐसा भी बच्चा होता है जो ये चाहता है कि हमेशा लड़ाई हो जाए, तो आपकी हो गई, आपने बोलना चलना बंद कर दिया अपने दोस्त से, मान लो राम और श्याम, राम आप और श्याम आपका दोस्त है, तो जो दोस्त है ना तीसरा वाला जो चाहता है लड़ाई हो जाए, वो क्या करेगा, वो आएगा पहले राम के पास और राम से बोलेगा, राम यार मैं तेरी बुराई नहीं सह सकता भाई, श्याम तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या, तो राम पूछेगा ना क्या बोल रहा है, बोला मेरे से मत बोलवा यार, बहुत गंद बोल रहा है, मैंने मना करा उससे कि मत बोलो ऐसा, तुम दोस्त हो, तो ऐसा बोल के, अच्छा अब जब आपको कोई किसी चीज की बहुत ज्यादा बुरी कब लगती है, जब अगर झगड़ा हो जाए तो आपको हर बातों को आप यकीन मान लेते हो, तो आपको बुरा तो लगा होगा, आपके मन में गुस्सा आई होगी कि आप अब देखता हूं तुझे श्याम, मिल तो मुझे। फिर वो जो तीसरा दोस्त है जो चाहता है लड़ाई हो, वो देखता है थोड़ी देर के लिए कि लड़ाई होगी नहीं हुई, अभी हुई नहीं हुई, अगर नहीं होती तो फिर वो श्याम पे चला जाएगा, फिर श्याम से आपकी चुगली करेगा, कह रहा है राम तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है यार, मैंने तो उससे मना करा है कि आप उसमें दोस्ती तुम्हारी अच्छी है, तुम दोस्ती कर लो, लड़ाई से करने से कुछ नहीं रखा, और लेकिन वो तो तेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। इधर श्याम को भी गुस्सा आ गया, अब धीरे धीरे उसने क्या करा, दोनों को भड़काना चालू कर दिया और गुस्सा हो गया और दोनों जाके लड़ाई करने लग गए। अब जाके वो तीसरा बंदा है वो बड़े आराम से ऐसे देख रहा है भाई दूर से। अब कहने का मतलब क्या है कि जो बंदा है लड़ाई कराना चाहता है ना, वो उस लड़ाई में खुद भी नहीं गया, लड़ाई से दूर रहा है, मजे ले रहा है, और लेकिन राम और श्याम की लड़ाई करा दी। बिल्कुल ठीक यही काम है क्या आपका कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट का भी वही इतना ही काम है। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन की जो रेट है ना उसे ज्यादा कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो जो रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी उसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, बहुत जल्दी करवा सकता है और बहुत कम भी करा सकता है, उसे बोलेंगे हम कैटलिस्ट। क्या बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये है कैटलिस्ट का काम। अच्छा अब इनको अगर हम देखें तो समझ लेते हैं भाई रिएक्शन, इसके बारे में भी एक लेते हैं हम क्या, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, क्या लेते हैं KClO3, ये क्या है सॉलिड है, ठीक है भाई, इसे हमने दी क्या हीट। अच्छा हीट देने के लिए हम ये डेल्टा का साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है, हीट दे दी, और हीट देने के बाद ये क्या टूट गया भाई, पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया, जो क्या है सॉलिड है, और साथ में क्या निकल गया, इसमें से निकल गया ऑक्सीजन, और जो क्या है गैस है, ठीक है। इसे बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हैं हम,
ये लो भाई बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पोटेशियम एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 है। जब ऐसा कुछ दिखाई दे 3 और 2 है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से गुणा करने से, अगर बात ना बने तो, क्योंकि कोई नंबर तो नहीं है भाई 2 को मैं ऐसे नंबर से गुणा कर दूं या 3 बना दूं। अब मत बोलना सर 1.5 से गुणा कर दो, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन समझो मैंने इससे 3 से गुणा कर दिया और इसे 2 से गुणा कर दिया, तो हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन पोटेशियम 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास हो गया। तो अब रिएक्शन तो हो गई बैलेंस और हमने इंफॉर्मेशन भी दे दी है, लेकिन क्या ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी? लेकिन नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रिएक्शन को कराने के लिए ना आपको यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो लिख देंगे भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? ये है भैया कैटालिस्ट। क्या है? कैटालिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये है वो भड़काऊ, ये चुगली आंटी या चुगल आपका चुगलखोर दोस्त, ये क्या करेगा? दूर से मजे ले रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, लेकिन रिएक्शन करवा के मार रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो जो एरो होता है ना भाई, उसके ऊपर आप हीट का सिंबल बना सकते हैं और यहां पर आप क्या रख सकते हो? जितनी कंडीशंस है उन्हें यहां एरो के ऊपर रखो, नीचे रखो, आपकी मर्जी है, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई, ठीक है भाई, एक रिएक्शन ये हो गई, इसे मिटा दूं। चलो चलो एक रिएक्शन देखते हैं। यहां लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? गैस है, और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। चलो रिएक्शन कराते हैं और बन गया हमारे पास क्या? CH3 CH3 और OH। ये क्या है? लिक्विड है, और इसे क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसी को हम बोल सकते हैं मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। क्या ये इतने में रिएक्शन हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? करीब करीब 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। टेम्परेचर दे दिया तो प्रेशर भी देना पड़ेगा, और प्रेशर के लिए लिखना पड़ेगा 300 ATM, ठीक है भाई। एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? लेकिन नहीं, इसके साथ आपको कुछ कैटलिस्ट भी यूज करने पड़ेंगे, और यहां पर कैटलिस्ट क्या होगा? यहां कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड, इनका मिक्सर मिलाकर हमें इसमें यूज करना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट की तरह। तो ये मेरे पास क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। क्या हो गया भाई? कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। और ये क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया टेम्परेचर, और ये मेरे पास क्या होगा? ये हो गया मेरे पास जिसे बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर भी लिख दिया, टेम्परेचर भी लिख दिया, कैटलिस्ट भी लिख दिया। वो कहां लिखे जाते हैं? जो एरो होता है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर नीचे आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख दो। क्या ये बात आ गई समझ में? ठीक है। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं इसी के ऊपर। चलो एक रिएक्शन लिखते हैं हेबर, जिसे हम बोलते हैं हेबर, हेबर बॉस, बॉस प्रोसेस। अब ये क्या है? ये बहुत काम का प्रोसेस था भाई। ये दो साइंटिस्ट थे, जिसका नाम क्या था? इनका नाम था क्या भाई? इनका नाम था फ्रिट्स हेबर, हेबर, और इनका नाम था कार्ल बॉस, कार्ल बॉस, ठीक है। दोनों कहां के थे? जर्मन के थे। जर्मन के केमिस्ट थे। ये केमिस्ट के साथ इंजीनियर भी थे, और इन्होंने एक प्रोसेस के अपने जो नाम दे रखा है, इसी प्रोसेस पे इनका नाम रख दिया गया। इन्होंने क्या करा कि नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली, और रिएक्शन कराने के बाद इन्होंने बना दिया क्या? NH3। इसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बना दिया? अमोनिया। ये भी गैस ही है, ठीक है, अमोनिया गैस बना दी। अच्छा ये गैस ही है, ठीक है भाई, ये गैस है। क्या इतने से में काम चल गया?
इतने में काम चल गया? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके साथ हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर। कितना देना पड़ेगा भाई? ये लिख दिया 400 से लेकर 500 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। साथ में इसके साथ क्या है कि आपको 150 से लेकर 300 रेंज लिख रहा हूं भाई, ये है एटीएम। आपको प्रेशर भी देना पड़ेगा, इस प्रेशर पे बनेगी। और साथ में यहां पर कैटलिस्ट की तरह यूज करना पड़ेगा आपको आयरन। आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज करोगे तब जाके ये बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा भाई? अमोनिया। ये यहां पर लिख देता हूं, नाइट्रोजन है, गैस ही है, ये हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, और ये बन गया हमारे पास अमोनिया। और ये अमोनिया कितना काम का है भाई? अमोनिया का जब ये प्रोसेस बना तो इतना ज्यादा कारगर रहा, क्योंकि जब खेती करते हैं ना भाई, खेती में जो उर्वरक या हम जिसे बोलते हैं खाद है ना, फर्टिलाइजर जो यूज होता है, उसके लिए बहुत रामबाण वरदान के साबित हुआ ये। और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया भाई। नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें, नोबेल प्राइज। तो इन्हें मिला था 1918 में, इनको फिट्स हेबर साहब को। और जो कार्ल बॉस थे इन्हें मिला था 1931 को। दोनों जर्मन के थे। तो ये चीज था भाई। अब इसके आने से क्या हुआ, जब खाद वाद डालोगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की निकलेगी। ये इनके बाद पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो ये यहां पर आप समझ पाए कि कंडीशन भी बतानी है आपको। कंडीशन में क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, और साथ में कैटलिस्ट भी हो सकता है, ये चीज। अब आते हैं भाई कि भाई अगर हम हीट को, यहां पर हीट देखते हैं, हीट एनर्जी, एनर्जी चेंजेस के बारे में बात आ रही है। तो हम एनर्जी, या तो हम लिख सकते हैं इसे हीट में लिख सकते हैं भाई, हीट, या लिख सकते हैं एनर्जी, या दोनों लिख सकते हैं हीट एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? दोनों ही हीट एनर्जी, एनर्जी। ठीक है भाई, हीट एनर्जी लिख दिया। तो इनमें हम कुछ भी लिख के बता सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन्वॉल्व, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब वो मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से समझते हैं। अगर कि देखो हमारे पास दो चीज होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है बॉस, रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है भाई, और एक होते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, ठीक है भाई, हीट ले लेते हैं, हीट निकल रही है, लिख देते हैं यहां पर हीट। चलो, हीट निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे भाई? एक्सोथर्मिक। ठीक, या फिर यहां पर क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स तो शुरुआत में डाल दिया, और डालने के बाद जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट से निकलेगी अगर हीट निकलेगी प्रोडक्ट के साथ, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और अगर यहां प्रोडक्ट के साथ ना निकले, आपको रिएक्टेंट में देनी पड़ जाए हीट, यहां पर रिएक्टेंट में देनी पड़ जाए हीट, इसका मतलब रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने के लिए अगर हीट की सप्लाई करनी पड़ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, एक बीकर है, और बीकर में क्या हुआ? ये बीकर में क्या हुआ भाई? बीकर से हीट निकल रही है। क्या हो रहा है? हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, इसका मतलब एग्जिट हो रही है। अगर एग्जिट हो रही है तो इसी EX से हम समझ सकते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। क्या समझ सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अगर हीट निकल रही है, निकलने को बोलते हैं एग्जिट, और एग्जिट में EX है, तो EX से समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने लिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है, और उसे डाला हमने पानी में, क्या है? लिक्विड है। और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत सारी हीट। तो प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट के साथ हमें हीट लिखने की जरूरत पड़े तो समझ लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये वाली कौन सी रिएक्शन है? ये वही रिएक्शन है भाई, व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन। बहुत जल्दी विग्रोसली रिएक्टिव रिएक्शन करती है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। जैसे आपने ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो पानी खोलेगा बहुत ज्यादा, बीकर को हाथ लगाओ तो बीकर गर्म महसूस होगा आपको, और यही व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन है। इसे लिख सकते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और ये हमारे पास वाटर है, ये भाई वाटर में डालेंगे
तो यहां बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं सिलेक्ड लाइम। क्या लिख देंगे? सिलेक्ड लाइम। और हीट तो है ही है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये रिएक्शंस हो गया किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। के बाद आगे समझ में, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। तो अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर समझे तो जो हमारी सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि C6H12 और O6, ये ग्लूकोज है, एक्वस फॉर्म में है, और हमने सांस ली है तो ये ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बनेगा एक तो CO2 जो कि गैस फॉर्म में होता है, दूसरा बनेगा हमारे पास क्या? H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और साथ में बहुत सारी निकलेगी हीट। एनर्जी बनती है, एनर्जी के साथ हम हीट भी, एनर्जी और साथ में हीट, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज हमने कुछ खाया है, सांस ली है, सांस लेने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक हमारे पास वाटर बनेगा। एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, और हीट भी बहुत सारी निकल रही होती है, ठीक है। तो अगर इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कार्बन 6 है, यहाँ पर क्या है? कार्बन से हमारे पास 6, तो कार्बन से अगर 6 है तो यहां पर भी कार्बन 6 होने चाहिए। यहां पर क्या है? कार्बन कितने दे रखे हैं? यहां दे रखे हैं 1, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन 6 हो गए। साथ में फिर क्या देते हैं? हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 6 से गुना कर दूंगा तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखते हैं भाई, ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ देखें तो 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया? 6 ये हो गए, तो 18 ऑक्सीजन हो गए। 12 6 18 हो गए ना। हम यहाँ 18 करने के लिए क्या करें? 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, मैं 6 से गुना कर दूंगा तो 6 दूनी 12 ये हो गए, और ये 6 हो गए, 18 हो गए। इधर भी 18, इधर भी 18 ऑक्सीजन। इक्वेशन हो गई बैलेंस, और इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है। चलो रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये होगा, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेरे पास वाटर, ठीक। तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में आपने हीट लिखी है, इसका मतलब आप जब प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखने की जरूरत पड़े तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, वो आप समझ गए क्यों? क्योंकि हीट रिलीज होती है, ठीक है भाई। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर देख रहे हो आप, हीट क्या कर रही है? एंट्री कर रही है। क्या कर रही है भाई? एंट्री हो रही है भाई हीट की, इस बीकर के अंदर एंट्री हो रही है, और इस एंट्री से ईएन लेंगे और यहां लिख देंगे क्या? एंडोथर्मिक। क्या लिख देंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हिंदी में अगर समझे, हिंदी में क्या लिखते हैं इसे? तो हिंदी में इसका मतलब होता है क्या? ऊष्मा शोषी। क्या लिख देंगे भाई? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। अच्छा, अभी एक्सोथर्मिक था, इसे क्या लिखते हैं हिंदी में? तो इस एक्सोथर्मिक को लिखते हैं हम ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। तो एक्सोथर्मिक को ऊष्मा क्षेपी, और एंडोथर्मिक को ऊष्मा शोषी बोलेंगे। सोख रहा है ना, इसलिए। तो हमने ये बात देखो, अभी हमने क्या समझा कि भाई रिएक्टेंट साइड में अगर हीट देने की जरूरत पड़े तो वो एंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट साइड में हीट निकले तो वो एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें किसकी, आ, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हमने दिया हीट, ठीक है भाई, हीट दी। अब हीट देने के बाद ये टूट गया, और टूटने का क्या हुआ? एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड क्या? सॉलिड है, और इसके साथ क्या बना? एक बन गया ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैस है ये, और साथ में ये हो गया, ठीक है। ये क्या था? ये सॉलिड था। तो अब देख रहे हो भाई, हमने क्या, रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड में अगर हीट देने की जरूरत पड़ रही है तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। और इसलिए हम कह सकते हैं ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन reactions are endothermic reaction।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जितने भी, अब इसे एंडोथर्मिक को क्या इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होंगी वो सारी क्या होंगी? वो होंगी हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये वियोजन क्या है या डिकम्पोजिशन क्या है, ये आएंगे भाई। इसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई, सब चीज करेंगे। फिलहाल अभी मैं क्या समझा रहा हूं कि आपको हीट के बिहाफ पर दो चीज में बढ़ जाता है। एक और देख लेते हैं हम, जैसे चलो एक रिएक्शन और देखते हैं। यहां पर लिया मैंने नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और लिया साथ में ऑक्सीजन गैस। इनकी रिएक्शन, अच्छा साथ में इसके साथ हीट भी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? हीट। लिख दिया हीट, और उसके बाद रिएक्शन हुआ, बन गया क्या हमारे पास? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये क्या है भाई? ये भी गैस ही है। ठीक, तो नाइट्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और साथ में ली हीट। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में हीट लिखने की जरूरत का मतलब है? अगर रिएक्टेंट साइड में हीट लिखेंगे तो ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, हीट भी कितनी? बहुत ज्यादा, 3000 डिग्री सेल्सियस के लगभग लगभग। ठीक है भाई, इतनी सारी हीट देंगे तब जाके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। और इसे बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। कैसे करेंगे देख लो। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, या नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, बस दोनों को 2 से गुना कर दूंगा तो 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन बन गया, हो गया बैलेंस। और इंफॉर्मेशन आपने दे दी है कि सारी गैस गैस है, तो दिक्कत खत्म। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई भाई तो एक बार प्रैक्टिस कर लो करो, एक बार वीडियो देखो। जो चीजें लगती है आपको कि समझ में नहीं आई, जरूर कमेंट करा करो भाई। कमेंट में पूछोगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा आपका। ठीक है, उस वीडियो जो भी आपका डाउट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।